नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। राहुल गांधी के साथ आज बंद कमरे में 142 प्रवक्ता मौजूद थे। कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो जनता के बीच तमाम अलग-अलग माध्यमों से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वो चाहे टीवी का माध्यम हो, चाहे डिजिटल माध्यम हो, चाहे अखबार में उनके माध्यम से उनके हवाले से खबरें जाती हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। ये तमाम वो जरिए हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी अपनी बात, अपने विचार, अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष सब कुछ जनता के बीच पहुंचा। आज बंद कमरे में राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के साथ 142 प्रवक्ता थे, 142, और 100 मिनट तक राहुल गांधी ने उन्हें गुरु मंत्र। गुरु मंत्र भी आप गैरी कर्स्टन को तो जानते होंगे, भारत के सफलतम कोच में से एक जमाने में साउथ अफ्रीका के ओपनर हुआ करते थे, भारतीय टीम के कोच बने। बिल्कुल गैरी कर्स्टन टाइप का। उन्होंने क्रिकेट की भाषा में आज कोचिंग दी है। पूरी कोचिंग सेशन था ये, बेसिकली क्रिकेट की भाषा। मोदी की पिच, मोदी के अंपायर और मोदी के नियम। सबसे बड़ी बात तो ये है, नियम भी मोदी के, स्टंप भी मोदी का और स्टंप पे रखी हुई गिल्लियां भी मोदी की। और बचपन में क्रिकेट खेला होगा आप लोगों ने उस दौर में, इस एरा में नहीं, 30 साल 35 साल पहले। तो जिसका बैट स्टंप होता था वो कभी आउट ही नहीं होता था। जबरन अगर कहा जाए अब आउट हो भाई, चौथी बार हो गए, तो बैट और स्टंप लेके भाग जाता था, कहता था खेल ही खत्म आज का। तो वो सारी परिस्थितियां मोदी जी के लिए, बैट, स्टंप, गिल्ली, सब उनका, नियम उनका, अंपायर उनका। ऐसे हालात में मैच कैसे जीता जाए, पिच भी उनकी, कैसे जीता जाए, यही ट्रेनिंग सेशन था, यही गुरु मंत्र दे रहे थे आज राहुल गांधी। उस बंद कमरे में क्या-क्या बातें हुई हैं, जो बाहर आ पाई हैं, क्योंकि तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों में कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। तो सारी जानकारी लेकर के हेमंत अत्री जी हमारे साथ आ गए। जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम हेमंत भाई को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब बस सीधा इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब सीधा क्या-क्या हुआ 100 मिनट में। 100 मिनट में जो हुआ है वो हमें 18-20 मिनट में दर्शकों को बता दें। अजय भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे, खड़गे साहब तो आज बाहर थे दिल्ली से, तो राहुल गांधी ने और जो बाकी उनका मीडिया सेल है उन्होंने इसको इनवाइट किया था, सारे दिल्ली के प्रवक्ता, राष्ट्रीय और प्रदेशों के प्रवक्ता। कुल जैसा आपने बताया 142 प्रवक्ता थे। बेसिकली अगर आप इस कवायद को देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार तंत्र है पूरे का पूरा, उसको रिचार्ज करने का प्रयास, नए सिरे से चार्ज करने का, और उनको ये दिखाने का कि सब कुछ होते हुए भी, आपने जैसे इशारा किया ना कि पिच आपकी, रूल्स आपके, बैट आपका, बॉल आपकी, गिल्ली आपकी, एम्पायर आपका, उसके बावजूद भी हम जीत सकते हैं। शुरुआत उन्होंने यही की। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को देखिए आप, 100 साल से आरएसएस लगातार इसके विरोध में था, मोदी जी से लेकर के उनका पूरा तंत्र इसके विरोध में था, और जो भी उसकी बात करता उसको देशद्रोही बताते, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, खुद का भी नाम लिया उन्होंने। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की इस मांग को कांग्रेस पार्टी मनवाने में सफल रही, और वो भी 30 अप्रैल को। उन्होंने कहा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को आपको पता है पहलगाम का हादसा हुआ था, नरसंहार हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके का देश में माहौल था पूरा कि पाकिस्तान पे ये होगा, नहीं होगा, और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन सरकार आई और सरकार ने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के लिए तैयार। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम सब कुछ मोदी का होते हुए भी, इंस्टीट्यूशंस भी मोदी के, सरकार भी मोदी की, सिस्टम सारा मोदी का, प्रचार सारा मोदी का, एजेंसियां सारी मोदी की, उसके बावजूद भी हम अपनी मांग, आरएसएस जो 100 साल से जिस बात के लिए तैयार नहीं थी, उसको मानने पर मजबूर होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है, ये जीत हमारे लोगों की जीत है, आम जनमानस की जीत है। तो एक जो पॉलिटिशियन, जो टिपिकल इन इट्स जो डेफिनेशन होता है, उस तरीके से उन्होंने वो बात कही, और कहा कि सरकार को झुकाया जा सकता है, केवल झुकाने वाला चाहिए।
और वो रोल हम बड़े सक्सेसफुली कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की कि ये पहला अवसर नहीं है और आखिरी भी नहीं है, हम ये काम करते रहेंगे। उसकी शुरुआत उन्होंने ये की, 15 मिनट की पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग होती है इंट्रोडक्टरी, और उसके बाद सीधे सवाल जवाब, इंटरेक्शन, कोई भाषण नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमने भूमि अधिग्रहण कानून, आपको याद होगा कैसे वापस कराया, जब भट्टा परसोल वाली याद होगी आपको, बाइक और वो सारी चीजें। उसके बाद कृषि कानूनों का, किसानों का एक रोल था, लेकिन ऑपोजिशन का भी एक रोल था, और ऐसे तमाम मसलों पर उन्होंने कहा कि जो ये पीछे जो लेटरल एंट्री लेकर के आए थे, जिसमें आरक्षण वगैरह सारा साफ कर दिया था, तो उसको हमने वापस करवा दिया। और आज जो ये बहुत बड़ी बात है, 30 अप्रैल को जो कुछ ये हुआ, तो उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को कहा कि देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जो गुरु मंत्र का आपने कहा ना, अगर इसको बहुत ब्रीफ में हम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। आप जंगी घोड़े, आपको खुलकर उन आपके ऊपर तीर आएंगे, आपको खुलकर उन तीरों का जवाब देना है। डरना नहीं है, बचना नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है। और वो आपको डराएंगे भी, वो आपको प्रलोभन भी देंगे, वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपको गांधीवादी रास्ते से जनता की आवाज में आवाज मिला करके आमने सामने की लड़ाई करनी, ये उन्होंने कहा बेसिकली जो गुरु मंत्र के तौर पर। और जो इंदिरा भवन में पार्टी ऑफिस भी था ये सारा का, सारे के सारे सवाल जवाब किए, भाषण बंद कर दिया, और भाषण उसमें फिर एक प्रेजेंटेशन दी के राजू ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने तेलंगाना वाले मॉडल को लेकर के बात करी, जाति की जनगणना वाला, और उसमें कहा कि हमारे जो था तेलंगाना में, उसमें 75 सवाल, तो आप समझ लीजिए कि एक्सरे और एमआरआई सब कुछ था पूरे तेलंगाना के समाज का। और उसकी जो चीजें निकल करके आई है, उस सारे पे पार्टी काम कर रही है, उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। 86% के आसपास रिजर्व कैटेगरीज जो उन्होंने बताई ब्रीफिंग के बाद, जो प्रस्तुति उन्होंने प्रेजेंटेशन की थी। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही कि भाई देखिए, यहाँ पर जो सीन हुआ है, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत और कांग्रेस पार्टी लगातार पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस की वाहक रही है। तो सोशल जस्टिस के मामले में आपको पीछे नहीं हटना है। उसी को लेकर के हमारा, जब अमेरिका के अंदर भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, उससे पहले भारत ने दे दिया, और तमाम ऐसे मुद्दे सोशल जस्टिस के, उनको रह रह करके आपको उठाना पड़ेगा। और कहा कि जो ये 50% आरक्षण की सीमा है जो अभी तक जो चल रही है देश में, उन्होंने कहा कि संविधान नहीं है इसमें, इसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय की है, और हमें इस सीमा को जन आंदोलन के जरिए तोड़ना है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी की बात, जिस तरीके से आने वाले दौर में कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा। उसके अलावा तमाम चीजें कि सरकार पर दबाव बनाना हमारा काम है। मोदी जी झुकते नहीं है धीरे से, लेकिन अगर हम एक चीज को पैशनेटली अगर परसू करें और जनता दबाव आए, तो मोदी झुकते बहुत जल्दी है फिर, और समझ में भी नहीं आता कि झुके किस बात। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए टाइप की बात उन्होंने कही कि झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। इस देश की जनता को साथ लेकर के सारे के सारे मैदान में उतर जाओ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने और कही कि देखिए, गलती से मत डरिए, गलती से मत डरिएगा। जब आप काम करेंगे तो गलती भी होगी, तो उसको सुधारने के मौके बहुत आएंगे, लेकिन डरना नहीं, किसी भी रूप में कायरता नहीं करनी है, और आमने सामने की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहो। और डिसाइसिव स्ट्राइक आने वाले समय में पार्टी करेगी, बिल्कुल किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ये ब्रॉडली उनके टॉकिंग पॉइंट्स थे जो उन सवाल जवाब में निकल करके आए। बाकी आप जैसा जो कुछ वो होगा तो आप जी। लेकिन इसमें मीटिंग बड़ा, मैं चलो पॉजिटिवली ले लिया। 100 मिनट में 142 प्रवक्ता इंटरेक्शन किया, 1 to 1 प्रेजेंटेशन दिया, सब ठीक। लेकिन मेरा एक सवाल है, फिर कांग्रेस पर भी सवाल तो हम लोग करते ही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि ये राहुल गांधी की इतनी मेहनत, दिन रात जूझे रहो, पुंछ से लेके कानपुर और भागलपुर और यहाँ वहां दौड़ना भागना, वो किस काम का। अभी आपने जो फोटो भेजे थे, मैं फोटोग्राफ्स दिखाया, वो फोटोग्राफ से देख करके मेरे मन में सवाल आया। उसमें फोटो में जयराम रमेश, चला दीजिए फोटो चलने दीजिए, जयराम रमेश बैठे हैं, इसलिए क्योंकि वो संचार के प्रभारी महासचिव हैं, उनका वहां रहना जरूरी था। ये मेरे उनकी उपस्थिति पे कोई सवाल नहीं। सवाल ये है कि ये ऐसे लोगों की, जो 142 पे नहीं कर रहा हूं, 142 में जो 142 के मुखिया हैं, या इसमें जो प्रभावी लोग हैं 142 में, ऐसे लोग हैं जो राहुल को ही नीचे करने में जुटे हैं। वो मोदी से क्या लड़ेंगे? ये तो ऐसे हैं कि आप, जब मैच की ही भाषा राहुल गांधी ने समझाया, तो मैच की भाषा में मैं बताता हूं, जब मैच फिक्सिंग पहली बार खुल करके दुनिया में आया, तो
एक ऐसा किरदार था जिसका वर्ल्ड क्रिकेट में उस समय सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। जेंटलमैन गेम कहते हैं क्रिकेट को, और जेंटलमैन गेम का सबसे जेंटलमैन माना जाता था, नाम था हेंसी क्रोनिए। साउथ अफ्रीका के कैप्टन हुआ करते थे हेंसी क्रोनिए। हेंसी क्रोनिए का नाम आ गया मैच फिक्स। तो आज क्रिकेट की भाषा में कहें तो पूरी टीम को कर दिया जो है, आज बूस्टअप दे दिया, रिचार्ज कर दिया, बूस्टअप कर दिया, सब कर दिया। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में कुछ फिक्स लोग बैठे होंगे जो राहुल का ही रास्ता रोकना जिनका एकमात्र लक्ष्य है, तो फिर ये सब ट्रेनिंग सेशन तो बेकार है। पहले तो हमें लगता है कि ऐसी कमांडो ट्रेनिंग के पहले ये छांटना पड़ेगा, वो जंगी घोड़ा और सादी घोड़ा ये सब कहने की बातें राहुल की, ये बहुत दिन से सुन रहे हैं। ये छांटना पड़ेगा ना कि कौन कौन इस कमांडो बनने में फिट है, कौन ऐसा हो कि पूरे पूरे ऑपरेशन का ही वो कर दे, बंटाधार कर दे। उसके लिए मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। संचार के महासचिव जयराम रमेश, मेरे पास इमेज भी पड़ी है, ये तो हम चर्चा में आए, मेरे मन में सवाल आए तो बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं वो भी लेके आता। जब जातीय आरक्षण का ऐलान किया मोदी जी ने, तो राहुल गांधी सामने आए, आपको याद होगा शाम में, और उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से कहा कि चलिए आप हमारी बात मानने में मजबूर हुए हैं, लेकिन अब कुछ और आपको मैं टास्क देता हूं। क्या क्या टास्क दिया था? क्या क्या टास्क दिया था आपको याद होगा? 50% के आरक्षण की सीमा, शायद 3 टास्क था, 2 या 3 टास्क। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था 50% के आरक्षण की आप सीमा को खत्म करिए। आप कैसे कराएंगे? हाँ, टाइम फ्रेम तय कीजिए, टाइम फ्रेम तय कीजिए, 50% का बैरियर खत्म कीजिए, मॉडल बताइए किस मॉडल पे करवाएंगे, ये सब बातें थी। ठीक। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के सवाल, राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातीय आरक्षण पर लड़ने वाला इस देश का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। नवभारत टाइम्स में संचार के प्रमुख प्रभारी महासचिव जयराम रमेश के हवाले से एक कॉलम खबर छपती। ये खबर छपने छपवाने का काम संचार महासचिव का, जो भी लोग पत्रकारिता में आम दर्शक समझ ना पाए हो सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आम दर्शक भी समझे सब खेल कैसे होता है। जो भी पत्रकार, हम आप हैं, कोई भी, आप तो फील्ड में रहे भी हैं हेमंत भाई, जो संचार का महासचिव होता है, प्रभारी महासचिव होता है, वही कांटेक्ट में होता है चैनल में, कौन बीट पे रिपोर्टर है, कौन क्या है। बीट का रिपोर्टर या तो जयराम रमेश बोल के छपवा रहे कि मेरे नाम से छापो, या बीट के रिपोर्टर को राहुल गांधी से मतलब ही नहीं, उसे जयराम को खुश करना है। दोनों तरफ का म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है पत्रकारिता में, तो उसे जयराम को खुश करना है। आप बताइए, पार्टी का फेस, पार्टी का लीडर, उसको जो गायब करवा दे रहा है संचार महासचिव, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं राहुल गांधी। कैसे काम बनेगा भैया? हम इसीलिए कहे मैच के भाषण, जब फिक्स लोग सब बैठे हैं, कैसे चलेगा काम, ये बताइए। नहीं आशीष भाई, देखिए ये जो दिक्कत थी ना, ये राजीव जी के साथ भी थी। इंदिरा जी के साथ ये दिक्कत कभी नहीं आएगी, लेकिन राजीव जी भी शरीफ आदमी थे, और वो तमाम अपनी बातें मन की कह देते थे, जो उनके मन में आई ना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, जो मन में आया कह दिया। और किस तरह की पार्टी में लोग, और वही चीज राहुल गांधी भी कह रहे, और आज से नहीं कह रहे, जो पार्टी प्रेसिडेंट थे तब भी कह रहे थे, और लगातार कहते हैं कि पार्टी को आपने जैसे कहा ना, छन्नी के साथ छाड़ना चाहिए, कौन जो, लेकिन वो कर नहीं पाते। जो पार्टी के अंदर जो आशीष भाई, जो दिक्कत सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, बाकी तो उनकी पार्टी वो जाने, वी आर नॉट देयर एडवाइजर्स, स्टेटस क्वाइस्ट जो है ना, यथास्थितिवाद, सोनिया जी के टाइम भी यही था कि चलता रहो, चलते रहो, मतलब आज आपको बदलना है, पता लगा आप ट्रम्प पूरी करके अगली बार फिर बढ़ गए, तो कोई बदलने वाला है ही नहीं। उस टाइप की जो चीज है ना कांग्रेस के अंदर, वो बहुत गहरे तक है। और जो आपने कहा ना स्लीपर सेल, इसको स्लीपर सेल कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, देखिए पिछली हाल की घटनाएं देखिए, एक एग्जाम्पल आपने दे दिया ये जातिगत आरक्षण वाला, दूसरा छोड़ दीजिए इसको, चिदम्बरम साहब ने पूरे इंडिया अलायंस के बारे में क्या कह दिया। हाँ। किताब के विमोचन पे गए थे, मर्जी आई जो भी, मतलब बीजेपी कहे, एनडीए कहे तो समझ में आता है, कांग्रेस का ही इतना बड़ा लीडर, होम मिनिस्टर रहा, लॉ मिनिस्टर रहा, पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर रहा, पता नहीं क्या क्या, उसके बावजूद उसने कह दिया। रही से ही कसर, अभी जब विदेश में जाने लगे तो सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कह दिया। तो कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा दिग्गज मानने लगे ना अपने आप, जितना बड़ा दिग्गज हो जाएगा। देखिए छोटे गलती करे ना, प्रवक्ता गलती कर दे, कोई और कर दे, स्लिप ऑफ टंग होता, लेकिन इतने बड़े लोग जो पार्टी के कर्णधार हैं एक्चुअल में,
वो इस तरह की चीज करे तो फिर राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ सलमान खुर्शीद जा रहे हैं। और उस पार्टी लाइन भी छोड़ दी हो तो राहुल गांधी खड़गे की लाइन है, दोनों टॉप ऑफ द लाइन। इस बारे पाकिस्तान के साथ जो घटनाक्रम हुआ या उससे पहले जो आतंकी घटना हुई, उस सारे पे वो दोनों बिल्कुल ओपनली बोल रहे हैं। उसके बावजूद जाने से पहले जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने टिप्पणी कर दी, तो ये कांग्रेस पार्टी में समस्या कब है, जब लीडरशिप पे शरीफ आदमी होता है। अब खड़गे साहब के मन में बहुत सारी चीजें उठती होंगी, यार इसको मैं ठीक कर लूं, सीजनड आदमी है, देश के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लंबा कैरियर। लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टी का इकोसिस्टम बना हुआ है ना, कि चलने दो यार, ये जो चलने दो यार से बीजेपी को हरा नहीं सकते आप, चुनौती दे सकते हैं। और चुनौती भी, दोनों में फर्क है। या तो मैं आपको सिर्फ चुनौती देने के लिए लड़ रहा हूं, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बीजेपी राज करती रहेगी, आप चुनौती ले घूमते रहो प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा करो घूम तो बस मस्त रहो। अगर आपको सत्ता में आना है, तो आपको यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। अपनी जो कमियां हैं उनको सारी को एड्रेस करते हुए, और जो आप कहते हो ना उसको करके दिखाना होता है। आपने तो एक एग्जांपल दिया, मैंने तो 20 साल कांग्रेस कवर किया, अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो रात हो जाएगी। सोनिया जी ने मुझे पर्सनली लंच पे बताया एक दिन, 2014 का चुनाव अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा मैडम ऐसे तो उनके मुंह से निकल गया, शी सेड के एक फलाने मुख्यमंत्री का नाम लिया, मैं लूंगा नहीं यहाँ पे, कि मैं उनको बदलना चाहती थी, और उसको कन्वे भी कर दिया था। उसके बाद प्रदेश में जो कांग्रेस के शतरंज खेल करते हैं, आपको पता है क्या क्या करते हैं, उसने ऐसा गेम किया कि 15-20 दिन तक वो मामला लटक गया, परिस्थितियां ऐसी बन गई प्रदेश में। और कहती है वो उस व्यक्ति ने उस साल ने उसके बाद एक टर्म और ले गया वो, जबकि वो तब बदलना चाह रही थी। तो स्टेटस को अप्रोच, जबकि उस समय सोनिया गांधी वॉज द मोस्ट पावरफुल, कोई समस्या ही नहीं थी। उसके बावजूद भी वो चल गया और चलता ही गया। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज भी यथावत है, क्योंकि राहुल गांधी भी शरीफ आदमी, वो मोदी की तरह नहीं कि एक बार यूं आंख टेढ़ी कर दी, पता ही नहीं लगा पार्टी मुख्यमंत्री कौन था, वसुंधरा राजे कहाँ है आज की तारीख। ऐसे ही तमाम बड़े दिक्कत जितने भी थे, रामविलास शर्मा टाइप जितने बड़े बड़े नाम थे, कहाँ है वो सारे, वेंकैया नायडू कहाँ है, यशवंत सिन्हा कहाँ है, तब आप गिनते जाइए लोग। आप मुरली मनोहर जैसी, जिनके पैर छूते थे मोदी जी, घर पे बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में, आज तक मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग भी नहीं हुई। तो मैं नहीं कहता कि उस तरह की ब्रुटलिटी की जाए, नो, जो बड़े लोग हैं उनका एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन पार्टी को एक लाइन में तो लेके चलोगे ना, कि भाई ये हमारी दिशा है, कम से कम उस पर तो सारे हो जाए। तो मन में कोई वो नहीं है, राहुल गांधी इज ए फाइटर, ये अब सबने देख लिया। वो खुद ये कहा उन्होंने, आपने जैसे जिक्र किया पॉडकास्ट में, कि भाई मैं तो पॉलिटिशियन हुई, बात सच है। और मैंने आपको ये बात कई बार कही, मुझसे पर्सनल बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि यार मेरे बस की पॉलिटिक्स है नहीं, मैं मतलब जिस तरीके का होता है ना कि भाई ये जो घटियापन है, ये मैं पॉलिटिक्स अगर है तो मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं करनी, इस तरह की चीजें वो करते हैं कई बार, भावुक होकर के तमाम बार। लेकिन आज की तारीख में जो उनकी एक छवि थी ना कि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, अनिच्छुक राजनेता, आज वो नहीं कह सकते आप। वो हर चीज पे बड़ा टाइम बाउंड तरीके से चीजों को एड्रेस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विदेश से मोदी जी भी आए थे, विदेश से वो भी आए थे। मोदी जी ने मधुबनी जाना चुना, उन्होंने श्रीनगर जाना चुना, घायलों के पास। मोदी जी बीकानेर में भाषण दे रहे थे, बता रहे थे सारा, कल वो पूंछ जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो आप उनको अब अनिच्छुक राजनेता तो नहीं कह सकते, वो तो इच्छुक है, लेकिन उनका जो पूरा जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो नीचे तक जो वर्कर लड़ेंगे, जो सेकंड लाइन लीडरशिप, उनके बीच में क्या हो रहा है। एक तो रिसोर्सेज नहीं है पार्टी के पास, दूसरा बीजेपी जितना ताकतवर आज की तारीख में, वार फाइटिंग सिस्टम आप देखिए, तो पैसे की दिक्कत नहीं, सिस्टम की दिक्कत नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा जेब में है। और एक बात जो उन्होंने आज बड़ी, जो मुझे अच्छी लगी, आपने तो जैसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे में और उनमें व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, इट्स नॉट मोदी वर्सेस राहुल गांधी, नो, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम जनता को सशक्तिकरण करना चाहते हैं हमेशा से, और उनका जो खेल है, बीजेपी और आरएसएस कभी भी पावर शेयर करना ही नहीं चाहते किसी के साथ, चाहे वो जनता हो चाहे कोई भी। ये मुझे कोट उनका बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी और आरएसएस पावर शेयर कभी नहीं करते हैं। उनकी सोच कंप्लीट कंट्रोल की है, और वो कंप्लीट कंट्रोल देश के इंस्टीट्यूशंस हो, देश की जांच एजेंसियां हो, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हो, इवन जुडिशरी भी हो। तो ये बात कम से कम मुझे अच्छी लगी कि ये बात उनको क्लैरिटी है इस बात। तो बेसिकली जो आज वो बात कह रहे थे, वो उन्होंने एक पिक्चर दिखाई है पूरा, कि भाई आप किस रास्ते पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई बहुत बड़ी है। लेकिन उन्होंने जब ये कहा ना कि सब कुछ इनका है, लेकिन हम फिर भी जीत जाते हैं कई बार,
किस तरीके से बताया कि हमने जातिगत जनगणना का जीता लोगों की सपोर्ट से? इससे पहले भूमि का जो आरक्षण, वो क्या था, भूमि का अधिग्रहण और सारी ये पता है क्या है, मैं उसी बात पर, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम देखिए कई फेज में हम लोगों ने कई फेज में आपने कवर भी किया, हम बैठ करके आप लोगों की दृष्टि से हम देखते रहे। तो कई फेज हम लोगों ने देखा राहुल गांधी का, और सारे फेज जब एक साथ क्लब करके ओवरऑल देखते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी एक ईमानदार ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में बहुत फिट नहीं होता। इस टाइप की राजनीति में जहां पर स्मूथनेस है, चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं, कलाकारियां हैं, वहां बहुत फिट नहीं होता। सवाल बड़ा ये है कि जो राहुल ने कहा कि हम ऐसे में भी पिच, उनकी नियम, उनके अंपायर, उनके वैसे में भी जीत लेते हैं। वो जीत क्या है कि 2020 मैच में एक ओवर में, मैच में कई फेज होते हैं, स्पोर्ट्स पे हम लोग आ गए तो स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स में कई फेज होते हैं। टेस्ट मैच, जैसे टेस्ट मैच में एग्जैक्ट बताता हूँ, टेस्ट मैच में डे 1 सेशन 1, डे 1 सेशन 2, डे 1 सेशन 3, ऐसे ही 5 दिन 3-3 सेशन होते हैं, 15 सेशन। तो आजकल जब ग्राफिक्स का दौर हो गया तो सेशन वाइज दिखाया जाता है कि फर्स्ट सेशन कौन जीता था, सेकंड सेशन कौन जीता था। यहां तक होता है कई बार टेस्ट मैच में कि 15 सेशन में एक टीम ने 9 सेशन में लीड ली, 9 सेशन के 10 सेशन, 11 सेशन, लेकिन 2 सेशन की वजह से वो टेस्ट मैच हार गई। 12 सेशन जो लीड किया उसे तो टेस्ट जीतना चाहिए था, जो 12 सेशन का विनर है, अलग अलग सेशन का विनर देखें तो। लेकिन पता चला एक ही सेशन ऐसा आया जहां पर 42 रन पर चौथी पारी में चाहिए था 60 रन जीतने के लिए, और 42 पर टीम ऑल आउट हो गई। तो एक सेशन की वजह से टीम मैं इस बात को क्रिकेट में एक ही उसमें चला गया था, इसलिए कहा कि ये जो कमजोर कड़ियां हैं, दरअसल अगर हम समझने की कोशिश करें निजी तौर पर, तो मुझे लगता है ये राहुल के साथ कंफर्ट जोन में नहीं है। इनको लगता है कि अगर राहुल गांधी लीडर हो गया तो इनकी पॉलिटिक्स, इनका जो पैरासाइट पॉलिटिक्स है, परजीवी राजनीति, ये राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये हमेशा चाहते हैं कि राहुल एक संघर्षरत नेता ही रहे, कामयाब नेता न बने। फिर जयराम का एग्जाम्पल दे देता हूं। यात्रा के कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसने निकाली थी हेमंत भाई, किसने निकाली? राहुल ने ना, राहुल ने। एक नेशनल टेलीविजन पर ये सवाल जब हुआ जयराम रमेश से, राहुल गांधी की यात्रा, तो जयराम रमेश ने कहा, वाई राहुल यात्रा, इस कांग्रेस यात्रा, ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल की यात्रा मत कहो। कितना राहुल नाम से जिस व्यक्ति को इतनी दिक्कत हो, वो आपका संचार का महासचिव है, आप क्या मैच खेलोगे? अरे टॉस करने मत जाओ, उसी में इज्जत है। कहा तो मौसम खराब है, आज हम नहीं खेलेंगे मैच। ये कड़वे शब्द है राहुल गांधी के लिए, लेकिन आप ऐसे आदमी के साथ ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो और मैच खेलने जा रहे हो। उसने कहा ये कांग्रेस का। अच्छा हुआ कि जिन लोगों के सामने वो कार्यक्रम में बैठे थे, उसमें से एक आध ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने, वहां पर अशोक वानखेड़े बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जयराम, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कांग्रेस की अगर यात्रा है तो राहुल को इस यात्रा से अगर हटा दें तो क्या 100 लोग इकट्ठा कर पाओगे यात्रा में? कांग्रेस की यात्रा 100 लोग आएंगे क्या? जो हजारों हजार कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जुड़े हजारों हजार, मतलब लाखों लोग कनेक्ट हुए, कितने आएंगे बगैर राहुल के? ये राहुल की ही यात्रा है। कांग्रेस की यात्रा होती तो आज शायद चर्चा भी नहीं हो रही होती, 100 लोग नहीं आते। बहुत सॉलिड एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे लोगों को आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो भैया, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? बड़ा सवाल है ना, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? एक और एग्जांपल दे देता हूं, आज का लेटेस्ट। के सुधाकरन, कांग्रेस पार्टी कैसे भाजपा से लड़ेगी? के सुधाकरन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अभी शायद हटाया गया, मुझे पता भी नहीं था कि हटाया गया, क्योंकि केरल की पॉलिटिक्स इतना कवर हम लोग करीब से नहीं रोज देखते। आज न्यूज लगी कि कांग्रेस के बड़े नेता ने आला कमान पर उठाया सवाल। मैं खबर पे गया अंदर तो पता चला कि के सुधाकरन ने कहा कि थरूर का नाम, उस 4 के नाम में थरूर का नाम न होना एक चौंकाने वाला विषय है। जब मैंने देखा कि 4 नाम जो पार्टी ने भेजे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था,
ये कांग्रेस के आला कमान के लिए, ये हमारे लिए, मेरे लिए सदमा था। कांग्रेस के आला कमान के लिए बड़ी शर्मनाक बात। शशि थरूर वैसा ईमानदार नेता, वो कांग्रेस के लिए निष्ठावान ईमानदार नेता। मैं कहा ये सुधाकरन को क्या हुआ? तो और डिटेल में गया तो पता चला कि हाल ही में हुए फेरबदल में के सुधाकरन को कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया गया, दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। अब बताओ इस पार्टी क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हटा दिया जाए, वो मुख्यमंत्री घर में फूट फूट के रोए, बाहर निकलेगा तो कहेगा पार्टी का आदेश है, सिरोधार्य। शिवराज सिंह चौहान जैसा एग्जाम्पल कौन होगा? प्रधानमंत्री की रेस में मैं एग्जाम्पल सो लंबा हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा। अडवाणी ने कहा था कि मोदी से मतलब सबसे बेहतर अगर आगे प्रधानमंत्री के लिए मटेरियल है भाजपा के पास तो शिवराज सिंह चौहान। वो शिवराज सिंह चौहान को पैदल कर दिया। वो शिवराज सिंह चौहान घूम घूम के भाजपा हमारी माँ है, जो कहेगी वो हम करेंगे। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने पे वो आला कमान कोई नाप दे रहे हैं। ये कांग्रेस नहीं चलने वाली है। इनको कॉलर पकड़ के बाहर करने लायक ये लोग हैं, कॉलर पकड़ के, सम्मान के साथ भी नहीं। और ये भाई जब तक राहुल कह रहे हैं ना, राहुल गांधी एक बात बहुत कहते हैं, डरो मत। आज भी आपने कई बार रिपीट किया कि बहुत महत्वपूर्ण है, डरो मत। जिस दिन राहुल गांधी के भीतर से ये डर निकल जाएगा ना, दूसरे के भीतर से नहीं निकालना है, पहले राहुल को अपने भीतर से डर निकालना है कि इन सबको निकाल देंगे तो खोपड़ी में से एक बाल भी कम नहीं होने वाला है। ये डर क्यों नहीं निकल पा रहा राहुल के भीतर से? पर राहुल के भीतर से निकल जाए, सब के सब निडर हो जाएंगे कांग्रेस। नहीं आशीष भाई, पता है क्या, ये डिपेंड करता है व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर। यही सारी चीजें, देखिए यही कल्चर, यही महत्वाकांक्षा है। ये आज से थोड़ी, इंदिरा गांधी के टाइम में भी ये सारी चीजें थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम में ऐसी किसी की मजाल थी क्या? जैसा मोदी जी अपनी बीजेपी को चला रहे हैं, ऐसे इंदिरा गांधी चलाती थी। आपने जो बात कही कि लोगों की पहचान, ऐसा नहीं है कि लोगों की पहचान नहीं है, लोगों की पहचान है। और दो ठोस एग्जाम्पल देता हूं मैं, दर्शक सारी बात समझ जाएंगे। आपने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय देखा कि किस तरीके से बड़े भारी उससे अपने शशि थरूर साहब ने फार्म भर दिया, खड़गे साहब। तो शशि, अगर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी के ऊपर आप जाए तो शशि थरूर पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, बड़ा भारी वेस्टर्न सारे का सारा सिस्टम है, सब कुछ है, तो उनकी नेचुरल चॉइस वो होने चाहिए थे शशि थरूर। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनकी इंटीग्रिटी और लॉयल्टी पे डाउट था, राहुल गांधी को, परिवार को नहीं, राहुल गांधी को पर्सनली। इसलिए उन्होंने खड़गे साहब के साथ साइड किया। एक सवाल का जवाब बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि व्यक्ति की पहचान उनको है कि ये पार्टी में तो है, शशि थरूर पार्टी में है किन्हीं कारणों से, लेकिन इसकी आत्मा कहीं और है। आप सोचिए, केवल कल्पना कीजिए घटना की कि आज अगर शशि थरूर अध्यक्ष होते और उन्होंने ये बयानबाजी की होती जो वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पे तो फिर ताला लग जाता, वो अलीगढ़ वाला, या कुछ और बचता, विलय हो जाता है। हाँ, तो व्यक्ति की पहचान है ना, कोई कुछ भी कहता रहे, उनका चारों का जो उनकी कीर्तन मंडली है राहुल की, वो कुछ भी करती रहे, लेकिन राहुल गांधी अब समय के साथ उस तरीके का लोगों को पहचानने लगे। एक, इससे थोड़ा सा पीछे आप चलिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव था, नीतीश 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 सारे देश में घूम घाम के सारी कहानी जम रही थी। उनकी इच्छा थी कि मुझे किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना, और राहुल गांधी के पास व्यक्तिगत फीडबैक ये था कि ये आदमी बीजेपी के टच में। सबने कह दिया, राहुल गांधी पुट हिज स्टेप डाउन के नहीं, इसको कन्वीनर नहीं बना। आप सोचिए अगर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बना दिया होता और उन्होंने बिहार के अंदर बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया होता, तो क्या क्या होता? इंडिया अलायंस का चुनाव से पहले खत्म हो जाता ना। तो व्यक्ति की पहचान अब उनको होने लगी है। शशि थरूर गए राहुल गांधी के पास और कहा कि भाई मेरा पार्टी में मुझे लग रहा है यूज नहीं हो पा रहा, मेरा रोल क्या है? सुन ली बात, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब विदेश मंत्रालय ने उसने पूछा संसदीय कार्य मंत्री ने कि भाई आप अपने 4 नाम बताइए, तो उन्होंने नाम दे दिए, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं, और वो चीज तुरंत एक्सपोज होगी कि बीजेपी शशि थरूर को लेके गई। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की पहचान नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि हर आदमी की ना आशीष भाई अप्रोच होती है। आपकी अप्रोच ये है कि आपका कोई आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, सिंपली शंट हिम आउट, आपका एक आक्रामक रवैया हो सकता है। मेरा ये हो सकता है यार चलो एक मौका और देके देख, 2 मौके और देख के देख लो। उन मौकों के अंदर अल्टीमेटली ये होता है वो मौके पाने वाले ज्यादा हो जाते हैं। जो आपने केरल का उदाहरण दिया, केरल का सबसे खराब एग्जांपल अगर आपको पता हो, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती हुई थी, 100%, 99 नहीं कह रहा हूं,
2 दिन पहले एक खबर चली केरल कांग्रेस के अंदर कि अगर सरकार आई तो केसी वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर हो। आशीष भाई आप यकीन करो 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ चुनाव चला, 2 दिन के अंदर 100% पार्टी 65-70% के आसपास मेजोरिटी के साथ सरकार बनी। केवल एक नाम आने से चुनाव चला गया। मध्य प्रदेश में आपने देखा क्या सारे का सारा था, कमलनाथ ने क्या किया सारे देश को पता है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सारे देश को पता है। हरियाणा में क्या हुआ सारे देश को पता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ सारे देश को पता है। अब इसमें देखिए देखने का नजरिया है। आप ये कह सकते हो कि इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि पार्टी का जो स्टेटस को अप्रोच है यथास्थिति का कि चलने दो और हाँ। पार्टी को स्टेट्स के अंदर आउटसोर्स कर दो कि भाई मध्य प्रदेश ये तो कमलनाथ करेंगे सारा खर्चा पानी से लेकर के हर चीज, छत्तीसगढ़ अपने फलाने को, हरियाणा उसको, महाराष्ट्र उसको। पार्टी ऐसे कभी नहीं चलती। राष्ट्रीय पार्टी को आपको लीड करना है और विद फर्म कंट्रोल और कमांड के साथ। केरल में वो कभी नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार ये कह देती कि वेणुगोपाल सीएम नहीं होंगे, क्लैरिटी तो करनी थी, तो चुनाव आ गया था। मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हुई और पार्टी लीडरशिप को पता था कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद हारा जीता हुआ चुनाव आपने हार में बदल दिया। इसके लिए राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। और जो आपने कहा ना वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक है व्यक्ति की पहचान कर लेना और एक उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर लेना। स्टेटस को इस अप्रोच आपको चुनाव जिता के सत्ता में नहीं ला पाएगी। यू टेक इट फ्रॉम, आप संघर्ष करते रहिए, वो चाहते भी यही कि आप संघर्ष ही करते रहे। क्यों? वो आपके यहां भी मस्ती में है और उधर से भी पेरोल पे है, कोई समस्या नहीं, तमाम ऐसे लोग। तो इस चीज को एक बार उनको देखना पड़ेगा कि अपनी जो फंक्शनिंग है पार्टी की डे टू डे उसके अंदर कैसे इफेक्टिव इंटरवेंशन की जाए। अब आप बताइए हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हुआ था, आज आप मई खत्म हो रही है, हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, सोचिए। हाँ, ये बड़ा एग्जांपल आपने, हाँ हाँ, बहुत बड़ा अच्छा, एग्जांपल। इसको छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस की बात खबर में आ जाएगी। मैंने बता दिया आपको, किसी ने बताया कि कर्नाटक में बीजेपी की जब चुनाव हारी इस बार विधानसभा में 10 महीने तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। हाँ पता है, मैंने कार्यक्रम किया उस पे। 10 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हाँ। था बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस की चूंकि खबर बाहर आ जाती है और राहुल गांधी फायरिंग लाइन में आते हैं, भाई मोदी को तो फायरिंग लाइन में कौन लेगा? आप बताइए, अमित शाह के बारे में कौन शब्द बोलेगा? जेपी नड्डा के बेचारे के पल्ले क्या है? हकीकत है। तो उन्होंने नहीं फैसला किया तो नहीं किया, और करना है तो कर दिया। बेसिकली क्या है कि जो फॉल्ट लाइन्स है, देखिए आशीष भाई, फॉल्ट लाइन्स हर सिस्टम में होती है, हर पार्टी में होती है, आपके ऑफिस में भी है, मेरे यहाँ भी है, हर जगह। हर व्यक्ति को उसका एड्रेस करने का तरीका अलग है। तो बेहतर ये हो कि इफेक्टिव इंटरवेंशन, कमांड एंड कंट्रोल अगर समय रहते सुनिश्चित हो तो आप जीत की तरफ बढ़ पाएंगे। प्रवचन कहने में बहुत अच्छे हैं, गुरु मंत्र कहने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रास रूट पे जब आप उसको लागू करोगे, हम डीसीसी को बड़ा मजबूत करेंगे, राहुल गांधी की राय। लेकिन डीसीसी को मजबूत कर दिया, पहले पीसीसी तो बढ़ा लो भाई, पीसीसी भी खाली पड़ी है, कर लो, क्या करोगे आप? तो ये जो रिलक्टेंस है ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, दैट इज प्रूविंग वेरी डियर टू कांग्रेस पार्टी एंड दे हैव टू डिसाइड दिस वे और दैट। जो ऐसा है रूटीन में चल जाता है, लेकिन मोदी जैसा 24x7x365 पॉलिटिशियन, आप सोचिए यार, एक बार कल्पना कीजिए, 22 तारीख को नरसंहार होता है और मोदी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस एक चुनावी रैली में मधुबनी में होती है। कोई हाँ। पॉलिटिशियन भारत का ये अफोर्ड कर सकता है क्या? उसका कैरियर खत्म हो जाएगा पब्लिक परसेप्शन कि यार ये चुनाव करता फिर रहा है, यहाँ लोग मारेंगे। लेकिन वही बात है, मोदी जी ने बताया, मैं तो बड़ा कायल हूं इस बात का कि देश ने मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी देखी होगी। मैं तो मानता हूं कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। उन्होंने कह दिया किसी सवाल का जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में तो सिंदूर है, गर्म सिंदूर बह रहा है। वो सिंदूर को जब देखा, उसका केमिकल फार्मूला और सारी चीज, सिंदूर का नसों में तो छोड़ दीजिए, आप एक बार जीप पे लगा के देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या चीज होती है। लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, साइंस इन्वॉल्व नहीं है। पब्लिक परसेप्शन में आप कैसा इंपैक्ट डाल रहे हो, फोर्सफुल इंपैक्ट। कहीं पे कह देते हैं मेरी रगों में व्यापार है, कहीं कहते हैं मेरी रगों में पैसा है, कहीं कहते हैं लोकतंत्र है। तो वो आपको अगर मैं जिस बात कह रहा हूं ना कि आपको अगर ऐसे आदमी से लड़ना है तो यू हैव टू पुट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर। देयर कांट बी एनी एम्बिग्विटी, विरोधाभास हो ही नहीं, गुंजाइश नहीं। आप ये बताइए ना कि पूरी भाजपा की आईटी सेल सुबह से शाम तक कितनी शर्मनिरपेक्षता से लगी रहती है झूठ फैलाने में, पूरा दिन रात 24 घंटे। आप देखिए जेडी वेंस 9:30 बजे फोन करते हैं 9 तारीख की रात को मोदी जी,
और 11:30 बजे उन्होंने वीडियो चला दी कि मनमोहन सिंह फेल थे आतंकवाद पे और मोदी जी इज ए मैन ऑन मिशन। आपने उस पर बहस की, सारी बात हुई। तो आप देखिए कि देश, जेडी वेंस बात कर रहा है 9:30, 11:30 वीडियो आ रहा है। 5:33 पे अगले दिन 10 तारीख को ट्रंप कह रहे कि सारी रात बड़ी लंबी थी, मैंने इतनी बात की, उतनी की, जेडी वेंस ने की, विदेश मंत्री ने की, और पूरा क्रेडिट ले उड़े उसको। ठीक, उसके बावजूद भी मोदी जी दहाड़ रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि अमेरिका का रोल क्या था। बता रहे क्या किसी को? अपनी नसों के अंदर गरम सब कुछ बहा दिया, सारी बातें कर दी, पाकिस्तान को भी लाल आंख दिखा दी, सब कुछ कर दिया। ये नहीं बता रहे कि जो डंका बज रहा था उसमें एक भी आदमी क्यों नहीं मिला देश आपके साथ, नहीं बता रहे। और उसके बाद भी भगत मंडली लहलोट है। तो इस पे राहुल गांधी को काम करना पड़ेगा कि यहां पर इसको नैरेटिव को कैसे काउंटर किया जाए। और बहुत सारी चीजें जब आप करते हैं अपोजिशन में, और खासतौर पर इस तरह के सेंसिटिव मसलों पे, तो बच के भी करनी पड़ती है। कुछ चीजें कह के, कुछ चीजें बच के। इस बार उन्होंने संयम दिखाया, आपने देखा 22 तारीख से लेकर 13 तारीख तक वो कुछ नहीं बोले, जबकि सीज फायर 10 को हो गया। लेकिन बीजेपी तो 9 को ही लगी थी रात को कांग्रेस को डिमीन करने। सारा देश कह रहा है मोदी जी क्या मैसेज दे रहे हैं। बीजेपी को 22 से ही लगी थी। बीजेपी को पहलगाम पुलवामा से कभी मतलब नहीं रहा है हेमंत भाई। हम तो बड़ा खरी खरी बात बोलते हैं, कभी मतलब नहीं रहा है। उन्हें उन 26 से कौन सा सांत्वना कौन देने गया, सिवाय गालियां देने। एक शहीद की पत्नी गालियां देने वाला इंसान हो सकता है क्या? तो इन्हें कभी किसी से नहीं, इन्हें एक ही व्यक्ति से मतलब है, वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। बाकी कौन पहलगाम में गया, कौन पुलवामा में गया, इससे मतलब नहीं है। ये इकोसिस्टम कौन सा है? कुंभ में मरे लोगों को कहा ना मोक्ष मिल गया है, ये वो इकोसिस्टम है। ठीक है, इनके लिए जीवन की जान की कीमत कुछ नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस में विरोधाभास हो, राहुल के भीतर विरोधाभास हो, हमारे आप में इस बात पर कोई विरोधाभास नहीं है कि राहुल गांधी को अब वो वाला सिस्टम दुरुस्त करना होगा। ये अपने भीतर का डर निकालना होगा भाई। निकालने से पहले ये जयराम में फिर कहानी बड़ी हो जाएगी। हम लोग दोनों उसी चर्चा, हम लखनऊ में राहुल के कार्यक्रम में, मैंने आज तक कभी नहीं किसी कार्यक्रम में जाया। मैं लखनऊ में था लोकसभा चुनाव के दौरान, निकला था मैं भी फील्ड में, तो लखनऊ था मौके से। तो मैं कहा चलो यार, मैं ये जो राहुल का कार्यक्रम संविधान पे होता है मैं भी देखूं जरा एक कार्यक्रम। तो गए, तो जब पहली बार मैं गया था, मैं कभी कार्यक्रम में पॉलिटिकल किसी नेता नहीं जाता, मेरा हमेशा से आगे नहीं जाऊं। तो गया तो बड़ा लोगों को ये आश्चर्य हुआ, अरे आप भी आए हैं। खैर कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों से बातचीत हुई। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, यहाँ तक मैं बता दूं महासचिव, उस आदमी का क्या कहना था कि इससे ज्यादा क्या आपको बताएं, 3 राउंड के बाद, लोकसभा के 3 फेज के चुनाव खत्म होने के बाद, चौथे फेज से जो संचार का काम होता है ना, वो काम चौथे फेज से शुरू हुआ, 3 फेज किए नहीं कुछ। जो जो भी लोगों को दिख रहा था वो पर्सनल जो लोगों का प्रयास था। कई पॉकेट्स में कुछ लोग हैं जो अपने एंड से करते रहते हैं। जैसे जो संविधान वाला कार्यक्रम था, वो सप्पल और कुछ लोगों ने मिलकर के वो पूरा एक एनजीओ उसके जरिए किया जा रहा था। उसमें ये नहीं था कि एआईसीसी से प्लानिंग हो रहा है और वेणुगोपाल और जयराम रमेश और ये लोग लगे हैं, वो अलग सिस्टम था। तो वैसे बहुत सारा, मतलब ये हालत है। अब इस पार्टी में आपने कहा निकालने का, मैं कहता हूं कि आपके यहाँ जरूरी नहीं कि हर आदमी राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसा एकदम योद्धा हो। कोई नकारा सही, नकारा एक्सेप्ट है, नकारा एक्सेप्ट है, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट है जो थाली में छेद कर, जो नुकसान पहुंचा रहा हो वो नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। फायदा ना पहुंचाए मुझे एक्सेप्ट है, मेरा तो ऑफिस का मैं अपना निजी सिस्टम बता दूं, इसी सिस्टम पे अपना दफ्तर भी चलाता हूं। मुझे फायदा ना दे मुझे दिक्कत नहीं, नुकसान पहुंचाने लगे, आर्थिक वाला नहीं, बाहर जा करके मतलब हम ही को कि इनको बर्बाद करेंगे, तब तो वो नहीं चलता। फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन उसको साथ नहीं रखेंगे। ये होना चाहिए। बर्बाद तो कर ही रहा है तो उसको हटा के बर्बाद हो लेते हैं भाई। कम से कम उसको तो आत्मिक सुख नहीं होने देंगे कि उसको ये लगे कि हम बर्बाद किए हैं। हम अकेले बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, खैर चलिए, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, बढ़ गई बहुत सारी। आप एक फाइनल कमेंट आज की मीटिंग पर, फाइनल कमेंट आपसे ले लें, क्योंकि हम लोग मीटिंग से शुरू हुए थे और पूरा कांग्रेस के इसमें चले गए।
नहीं आशीष इसका भाई, ये असर असर क्या हो सकता है? कुछ असर होगा? नहीं, देखिए 1-to-1 जब इंटरेक्शन होती है तो नेचुरली जो आपके जो स्ट्रीट फाइटर्स हैं, ये तो सारे आपके चेहरे हैं बेसिकली, 142 के 42 लोग आपके चेहरे हैं। एक तो नई एनर्जी मिलती है, फोटो सेशन होता है, ये होता है, एक लाइव इंटरेक्शन होता है नेता के साथ, प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस गेन करते हो, चेहरे की फेमिलिटी बढ़ती है, वो सारी चीजें। और मुझे लगता है इस तरह के जो आज का माहौल है ना देश में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का, उसमें राहुल गांधी को इस तरह की चीजें, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सबको हर तीसरे महीने, दूसरे महीने इस तरह का इंटरेक्शन करना चाहिए, ताकि एक व्यूज एक्सचेंज हो सके, पार्टी की एक लाइन एक्सचेंज हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि कौन से मुद्दों को फ्यूचर में उठाया जाना है, किस एफिकेसी के साथ, उसकी ब्रीफिंग प्रॉपर टाइप, जैसे आज जातिगत जनगणना का कंसेप्ट पूरा क्लियर किया गया। इस तरह की चीजें मुझे लगता है और फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, वंस इन ए वाइल नहीं, हर तीसरे महीने एक जो भी शेड्यूल आप उचित समझे, जिस पार्टी का जो है, उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लैरिटी के लिए। अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है, और लेट्स सी कि किस दिशा में जाता है। बाकी आजकल आपने एक चीज देखी होगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जिस तरीके से धार लेके जा रहे हैं, तो प्रवक्ता बीजेपी बीजेपी की छोड़िए, उसका मेरे आपको उनका काम है, पर जो टीवी चैनलों पर जो एंकर प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उनको बड़ा कष्ट होने लगा है। कल आपने एक महिला का देखा होगा, जिस तरीके से वो खड़ी होकर चलेगी, अब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और आप इस कुर्सी के ऊपर चढ़ जाए तो दर्शक क्या कहेंगे? वो तो खड़ी होकर मेरे पास ही आ गई। तो कल इस तरह की घटनाएं देश में होने लगी हैं, तो ये अच्छा है। आक्रामकता जो है ना, तथ्यों को आक्रामकता के साथ पेश करना भी कम्युनिकेशन की एक शैली है, लेकिन जिस तरीके से उसमें मीडिया और सारा बीजेपी का इकोसिस्टम एक्सपोज हो रहा है, उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं कि हाँ, वी आर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अब लड़ने लगी है कांग्रेस। तो ये मजबूती तो देखिए आती है जब भी आप लड़ते, तो मुझे लगता है इस तरह की एक्सरसाइज और करनी चाहिए, मोर फ्रीक्वेंट इशू। जी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उस दौर में जब स्टूडियो में एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होता है और भाजपा के 3-4 होते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक लिखा होता है, संघ का आदमी होता है, एक भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता होता है, एक एंकर होती है, वो मतलब वो समझ लो आप उन सब में सबसे ज्यादा आक्रामक और निष्ठावान वही होती है मोदी जी के प्रति। तो 3-4 होते हैं, अकेले कांग्रेस का प्रवक्ता, तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। इसका पॉजिटिव असर हो सकता है आगे और भी दिखे। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।